Hello everyone, welcome back. In this video, we are going to start from section 23 of the Indian Contract Act. जो Indian Contract Act है that is the 9th Act of 1872 and it came into force on 1st of September 1872. See, section 23 is talking about कौन से ऐसे consideration या object हैं जो कि lawful हैं और कौन से ऐसे consideration या objects हैं जो कि lawful नहीं हैं. तो सारे consideration या object lawful होते हैं unless मतलब यहाँ पे कुछ ग्राउंड्स दे दिया गया. इन ग्राउंड्स में अगर कोई भी कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अगर फॉल कर रहा हो तो उसे हम अनलॉफुल कह देंगे. दैट मीन्स पहला पॉइंट है फॉरबिडन बाय लॉ. अगर कोई भी ऐसा कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अगर फॉरबिडन बाय लॉ है, मतलब लॉ उस चीज को या उस एक्ट को फॉरबिड कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है, तो हम उस कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट को अनलॉफुल कह देंगे. या फिर इस नेचर का है कि अगर उसे परमिट किया गया, इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ. उसे अगर हम परमिट करते हैं उस एक्ट को या उस कंसिडरेशन या उस ऑब्जेक्ट को, तो जो प्रोविजंस ऑफ लॉ है उसके पर्पस को ही डिफीट कर दे रहा है. या फिर ऐसा कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट है जो कि फ्रॉडुलेंट है, या इट इन्वॉल्व्स या इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर. कि हम कुछ ऐसा एक्ट भी तो नहीं कर सकते जिससे किसी की भी प्रॉपर्टी या किसी पर्सन को कोई इंजरी कॉज हो. या फिर अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो एक्ट इमोरल है या फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, तो ऐसे कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल हो जाएंगे. सी, इन ईच ऑफ दीज केसेस, इन सारे केसेस में, दैट मीन्स जो हमने यहाँ पे पॉइंट्स पढ़े, पहला हमने पढ़ लिया फॉरबिडन बाय लॉ, और सेकंड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, थर्ड में हमने बात करी कि फ्रॉडुलेंट है, फोर्थ में हमने बोला कि ये इंजरी कॉज करेगा किसी भी पर्सन या प्रॉपर्टी को, पांचवा हमने बोला कि ये इमोरल है या फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है. तो अगर इन केसेस में कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो है एग्रीमेंट को हम अनलॉफुल कह देते हैं. एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अगर अनलॉफुल है तो वो वॉइड हो जाएगा. इन सिंपल सी बात, अगर इन पॉइंट्स में कोई भी ऐसा कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट फॉल करता है तो हम उसे अनलॉफुल बोलेंगे. और अनलॉफुल का मतलब है कि वो जो एग्रीमेंट रहेगा वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा. वॉइड का मतलब है उसे हम कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं. इलस्ट्रेशन देखिए. इलस्ट्रेशन ए सेज दैट ए एग्री करता है टू सेल हिज हाउस. बी को वो 10,000 में अपना घर बेचने को तैयार है, और यहाँ पर बी ने प्रॉमिस कर दिया कि वो उसे 10,000 देगा इन कंसिडरेशन फॉर एज प्रॉमिस टू सेल द हाउस. एंड ए promises टू सेल द हाउस इज द कंसिडरेशन फॉर बी. ए जो अपना घर दे रहा है वो बी को, तो बी के लिए कंसिडरेशन वो घर हो गया, और बी ने प्रॉमिस करा है कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, तो जो 10,000 रुपए वो ए के लिए कंसिडरेशन हो गया. तो ये सारे जो दोनों कंसिडरेशन है ये लॉफुल कंसिडरेशन है. A promises to pay B 1,000 rupees at the end of 6 months. If C, who owes that sum to B, fails to pay it. A ने ये बात कही कि मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा 6 महीने बाद, अगर सी आपको पैसे नहीं देता है. बी promises to grant time to सी accordingly. और इस बेसिस पर बी ने प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है हम सी को टाइम ग्रांट करते हैं 6 महीने का. तो यहाँ पर जो प्रॉमिस है ईच ऑफ द पार्टी का इज कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस ऑफ द अदर पार्टी. तो जो प्रॉमिस किया ए ने बी को, तो वो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन हो गया, तो वो ये लॉफुल कंसिडरेशन हो गया. सी सेज दैट यहाँ पर ए ने प्रॉमिस करा फॉर अ सर्टन सम पेड टू हिम बाय बी to make good to be the value of this ship if it is wrecked on a certain voyage. Here A's promise is consideration for B's payment and B's payment is the consideration for A's promise, and these are the lawful consideration. यहाँ पर A ने प्रॉमिस करा B को कि अगर तुम्हारी शिप डूब जाती है तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो ये हो गया, ये भी कंसिडरेशन लॉफुल है. डी पॉइंट देखिए. A promises to maintain B's child. A ने प्रॉमिस करा कि हम जो B है तुम्हारी चाइल्ड को मेंटेन करेंगे, एंड बी ने प्रॉमिस करा कि हम आपको 1,000 रुपए देंगे हर साल इस काम के लिए. तो यहाँ पर जो कंसिडरेशन है ये भी लॉफुल कंसिडरेशन है. ए बी एंड सी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट. ये तीनों मिलकर एक एग्रीमेंट में आते हैं फॉर द डिवीजन अमंग देम ऑफ गेन्स एक्वायर्ड और टू बी एक्वायर्ड बाय देम फ्रॉड. ए बी और सी तीनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट बनाया कि हम तीनों मिलकर अगर कोई भी फ्रॉड के थ्रू अगर जो भी मुनाफा कमाते हैं वो हम आपस में बांट लेंगे. तो ये एग्रीमेंट वॉइड हो गया क्योंकि जो इसकी ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है. A promises to obtain for B an employment in public service.
ए ने बी को प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हें एक सरकारी नौकरी दिला दूंगा, और बी ने प्रॉमिस करा कि ठीक है मैं तुम्हें 1,000 रुपए दे दूंगा। तो ये भी एक वॉइड एग्रीमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है। G illustration says that A, being an agent for the landed proprietor, agrees for money without the knowledge of his principal to obtain for B a lease of land belonging to his principal. तो agreement between A and B is void. यहाँ पर void क्यों हो रहा है? A जो एजेंट था बी का, नहीं, ये जो एजेंट था वो जो एक पर्सन है, प्रिंसिपल का वो एजेंट था, और उसने प्रिंसिपल को धोखा देकर या फिर उससे बात कंसील कर कर वो साइड से बी के साथ एक एग्रीमेंट कर लेता है। तो यहाँ पर भी तो फ्रॉड की बात हो रही है, तो कंसील कर रहा है तो वो कंसीलमेंट फ्रॉड ही तो हुई बाय ए ऑन हिज प्रिंसिपल। तो ये एग्रीमेंट भी वॉइड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर कंसीलमेंट हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, हम फ्रॉड नहीं कर सकते हैं। H says that H illustration में बोला गया A promises B to drop a prosecution which he has instituted against B for robbery. A ने B को प्रॉमिस करा कि ठीक है तुम्हारे ऊपर जो इल्जाम लगाया है हमने रॉबरी का वो हम साइड कर देंगे, और B ने प्रॉमिस करा कि ठीक है हम रिस्टोर कर देंगे और वैल्यू टेकन। तो ये भी एग्रीमेंट वर्ड हो गया, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। आपने केस करा है तो आप केस अपना विड्रॉ नहीं कर सकते सिर्फ इस बेसिस पर कि हाँ कि आपकी जो वैल्यू है वो रिस्टोर होने वाली है। Illustration I says that A's estate is sold for the arrears of revenue under the provision of an act of the legislature by which the defaulter is prohibited from purchasing the estate. जो defaulter है उसे prohibit किया गया है कि वो estate नहीं purchase कर सकता है। B upon an understanding with A becomes the purchaser. अब B ने प्लान कर लिया A के साथ मिलकर कि ठीक है तुम ना नहीं खरीद सकते हो, तुम्हारे बदले हम खरीद लेंगे, and agrees to convey the estate to A. उसने बोला कि हम खरीद लेंगे और हम तुम्हें दे देंगे ये प्रॉपर्टी। Upon receiving from him the price which B has paid. कुछ पैसे तो लगेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे तुम्हें, बाकी ये प्रॉपर्टी हम खरीद लेंगे। ये एग्रीमेंट वॉइड हो गया, as it renders the transaction in effect the purchase by defaulter and would so defeat the object of the law. तो इस इलस्ट्रेशन में क्या हो रहा है, कोई ऐसा काम हो रहा है जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। जिस पर्सन को प्रोहिबिट किया गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से, तो आप किसी और के थ्रू भी उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकते हैं, अदरवाइज जो पर्पस है वही डिफीट हो जाएगा लॉ का। Illustration J says that A, who is B's Mukhtar, promises to exercise his influence. A तो बहुत बड़ा इंसान है, वो अपना इन्फ्लुएंस कर सकता है सोसाइटी पे, as such with B in favor of C, and C promises to pay 1,000 rupees to A. The agreement is void because it is immoral. अगर ए जो है वो मुख्तार है और वो प्रॉमिस कर रहा है कि हम अपने नाम का दबदबा देके या मतलब इन्फ्लुएंस करके अपने नाम का इस्तेमाल करके हम आपके फेवर में लेकर आएंगे सी को, और सी इस पर सी भी एग्री कर रहा है कि ठीक है 1,000 रुपीज हम दे देंगे ए को, तो ये एग्रीमेंट भी वॉइड हो गया बिकॉज दिस इज इमोरल। के इलस्ट्रेशन देखते हैं, यहाँ पर ए ने एग्री करा टू लेट हर डॉटर टू हेयर टू बी फॉर कंक्यूबिनेज। कंक्यूबिनेज के लिए बी को लेट कर रहा है ए अपनी डॉटर को, तो दिस एग्रीमेंट इज ऑल्सो वॉइड, क्योंकि ये भी एक इमोरल एक्ट है, दो द लेटिंग में नॉट बी पनिशेबल। ऑल्दो लेटिंग को हम पनिशेबल अगर हम आईपीसी में नहीं देखे, आईपीसी में देखा जाए तो आईपीसी में पनिशेबल नहीं है सपोज, उसके बाद भी जो ए अपनी डॉटर को लेट हायर कर रहा है फॉर कंक्यूबिनेज, इट इज एन इमोरल एक्ट, तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। बता दें जो आईपीसी है वो तो अब भारतीय न्याय संहिता बन चुका है, 1 जुलाई 2024 से ये अप्लाई हो चुका है, और हमारे चैनल पर हम बीएनएस भी करवा रहे हैं, तो आप चाहें तो उसकी भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। नाउ कम्स दी वॉइड एग्रीमेंट। कौन से ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो वॉइड होते हैं? 23 में तो हमने देख लिया कि कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे, अगर उनमें फॉल कर रहा है तो कोई भी एग्रीमेंट वॉइड बन जाता है। अब स्पेसिफिकली वॉइड डिक्लेयर किया गया है कुछ चीजों को, जैसे एग्रीमेंट वॉइड इफ कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर अनलॉफुल इन पार्ट। 23 में हमने फुल देखा कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है अगर इन सर्कमस्टांसेस में फॉल कर रहा हो, जैसे फ्रॉडुलेंट हो, प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, इमोरल हो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो, उन ग्राउंड्स में अगर फॉल कर रहा है तो हम उस एग्रीमेंट को वर्ड मान रहे थे। अब यहाँ पर बोला गया अगर कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट है तो भी हम उस एग्रीमेंट को वर्ड कह देंगे। If any part of the single consideration for one or more object
or any one of any part of any one of several consideration for single object is unlawful, तो agreement is void. आप पार्ट कंसिडरेशन भी अनलॉफुल और पार्टली लॉफुल नहीं दे सकते, या आप पार्टली ऑब्जेक्ट अनलॉफुल ऑब्जेक्ट भी परफॉर्म कर रहे हैं और लॉफुल ऑब्जेक्ट भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस मामले में भी आपका एग्रीमेंट वॉइड रहेगा. इलस्ट्रेशन सेज दैट ए ने प्रॉमिस करा टू सुप्रिटेंडेंट ऑन बिहाफ ऑफ बी अ लीगल मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिगो. अब जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिगो है ये लीगल है, साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि इलीगल ट्रैफिक भी हम करेंगे अदर आर्टिकल्स से रिलेटेड. बी ने प्रॉमिस करा ए को कि हम आपको सैलरी देंगे 10,000 रुपए का पर ईयर फॉर दिस वर्क, तो ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ एज प्रॉमिस एंड द कंसिडरेशन फॉर बीज प्रॉमिस बीइंग इन पार्ट अनलॉफुल, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों ही अनलॉफुल है. Section 25 is talking about the agreement without consideration, void unless it is in writing and registered or is promised to compensate for something done or is a promise to pay a debt barred by the limitation law. See, general rule is that कि अगर हम कोई भी एग्रीमेंट करते हैं बिना किसी कंसिडरेशन का, सपोज अगर मैंने आपसे ये एग्रीमेंट कर लिया कि मैं आपको अपना घर दूंगी विदाउट एनी कंसिडरेशन, हम आपसे 1 रुपया भी नहीं देंगे लेंगे और आपको अपना घर दे देंगे, तो दिस इज द यहाँ पर कोई कंसिडरेशन तो है ही नहीं, तो दिस एग्रीमेंट विल बी वॉइड. लेकिन 3 एक्सेप्शंस है इस चीज के. इन 3 में से अगर आप किसी भी ग्राउंड में फॉल कर रहे हो तो आपका जो एग्रीमेंट है वो कहीं से भी वॉइड नहीं होने वाला है, वो प्रॉपर वो लॉफुल रहेगा. सी, पहला पॉइंट है कि अगर आपने इन रिटन और रजिस्टर कर लिया है अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. अब नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बेसिस पर अगर आप किसी को कोई भी चीज दे रहे हैं, साथ ही अगर आपने उस चीज को रजिस्टर करवा लिया है, रिटन फॉर्म में कर लिया है, तो वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं रहेगा, वो वैलिड रहेगा. और जो पार्टीज है वो स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन टू ईच अदर होने चाहिए. ठीक है. नेचुरल लव एंड अफेक्शन का मतलब हो गया अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, या फिर नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कोई इंसान किसी को कोई भी ऐसी चीज दे रहा है कि हम आपसे कोई कंसिडरेशन नहीं देंगे लेंगे लेकिन आपको ये चीज गिफ्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें ये एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा. ऑल दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये चीज राइटिंग में होनी चाहिए और रजिस्टर्ड होनी चाहिए ये एग्रीमेंट. इलस्ट्रेशन नहीं, पॉइंट बी सेज दैट, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है इट इज द प्रॉमिस टू कंपेंसेट होली और इन पार्ट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरली डन समथिंग. आपने अगर पास्ट में मेरे लिए कुछ किया है और मैं आपको अगर खुश होकर या अपनी मर्जी से हम उस पास्ट वॉलंटरी एक्ट के लिए हम आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो दैट एग्रीमेंट विल बी अ वैलिड एग्रीमेंट. थर्ड पॉइंट इज सेइंग दैट इट इज अ प्रॉमिस मेड इन राइटिंग. सी, सेकंड वाले पॉइंट में जो वॉलेंट्री आपने कोई एक्ट करा था पास्ट एक्ट, उस पर अगर हम आपको कुछ दे रहे हैं तो दैट विल इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपको रिटर्न या फिर रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, लेकिन फर्स्ट वाले पॉइंट में हमने बोला राइटिंग और रजिस्ट्रेशन जरूरी है और थर्ड वाले पॉइंट में भी राइटिंग जरूरी है, राइटिंग और सिग्नेचर यहाँ जरूरी है. अगर हम ये बात कह रहे हैं by a person to be charged therewith or by his agent generally or specially authorized in that behalf to pay wholly or part a debt out of which the creditor might have enforced payment but for the law for the limitation of suit. See, limitation of suit क्रॉस कर गया है. अब आप आप आपका जो सूट है, सपोज मुझे आपसे 10,000 रुपए लेने थे और मुझे 2 साल के अंदर आप पर केस करना था लेकिन हमने नहीं करा, और आपने ये रिटर्न में दे दिया और साइन कर दिया है कि ठीक है हम आपको 6 महीने बाद वो पैसे रिटर्न कर देंगे, तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा. इस पर नहीं, ये डिपेंड नहीं करता है कि आपका जो लिमिटेशन था वो तो बार हो गया है, अब तो हम कोई सूट कर नहीं सकते हैं. लिमिटेशन क्या होता है? लिमिटेशन एक टाइम पीरियड होता है जो इंडियन लिमिटेशन एक्ट में दिया हुआ है या क्रिमिनल लॉ के चैप्टर्स में ही दिया हुआ है लिमिटेशन के बारे में. लिमिटेशन एक्ट में होता है कि आपका कोई भी सूट, अगर आप कोई सूट करना चाहते हैं या कोई प्रोसीडिंग फाइल करना चाहते हैं तो आपको लिमिटेशन पीरियड के अंदर करना रहता है. अब ऐसा नहीं कि अगर आज कोई ऑफेंस हो रहा है या फिर आज आज आपको आपके राइट का वायोलेशन हुआ, आज से आप 10 साल बाद 20 साल बाद अचानक कोर्ट पहुंच रहे हैं, तो दैट इज द लिमिटेशन पीरियड. अगर हमने ये कह दिया कि कोई बात नहीं लिमिटेशन पीरियड क्रॉस तो हो गया उसके बाद भी हम आपको देने के लिए तैयार हैं ये चीजें, तो दैट विल बी अ प्रॉपर वैलिड एग्रीमेंट.
तो ये सारे केसेस में एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। Explanation 1 says that nothing in this section shall affect the validity as between donor and donee of the gift actually made. See, जो गिफ्ट का मामला है, गिफ्ट के मामले में ये तीनों पॉइंट्स में से कुछ इफेक्ट नहीं करने वाला है और जो गिफ्ट है वो वैलिड रहता है। Explanation 2 says that an agreement to which consent of the promise is freely given. अब किसी पर्सन ने कंसेंट तो अपनी दी है फ्री तरीके से and is not void merely because the consideration is inadequate. अब यहाँ पर सिर्फ इसलिए हम उस एग्रीमेंट को void नहीं कह देंगे क्योंकि कंसिडरेशन यहाँ पे inadequate थी, लेकिन inadequate कंसिडरेशन का हम इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब हमें कोर्ट में ये प्रूव करना पड़े कि जो हमारी कंसेंट थी वो फ्रीली नहीं दी गई थी, हमें कोर्जन या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड मिस्टेक इन रीजंस के वजह से हमने कंसेंट दी थी, तो उस मामले में हम इनएडिकेसी ऑफ कंसिडरेशन को प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज जनरल रूल इज दैट कि अगर कंसिडरेशन इनएडिकेट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एग्रीमेंट वैलिड रहेगा। सपोज मैं अगर आपको अपना प्लॉट, सपोज हमारा प्लॉट 20 लाख का है और हम आपको अगर 2 रुपए में वो प्लॉट देना चाहते हैं तो भी हम दे सकते हैं, यहाँ पे कंसिडरेशन इनएडिकेट नहीं रहेगी। कंसिडरेशन इनएडिकेट जो है वो मैटर नहीं करेगा जब तक कि हम ये ना प्रूव कर दें कि जो कंसेंट है कंसेंट को फ्रीली नहीं लिया गया है, तो उस मामले में ही सिर्फ इनएडिकेसी ऑफ कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Illustration says that A promises for no consideration to give to B 1000 rupees, तो ये void agreement हो गया। अब बिना किसी कंसिडरेशन को बिना किसी कंसिडरेशन के B को 1000 रुपीज क्यों दे रहे हैं? अब B पॉइंट सेज दैट A फॉर द नेचुरल लव एंड अफेक्शन, अब नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बात हो गई, इसमें उसने A ने प्रॉमिस कर दिया कि वो अपने सन को 1000 रुपीज देगा, उसका सन B है, उसे 1000 रुपीज दिया जाएगा। A ने इस प्रॉमिस को राइटिंग में लिख दिया और उसने रजिस्टर भी करवा दिया, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब C पॉइंट सेज दैट A फाइंड्स B's पर्स, A ने B का पर्स खोजा है एंड गिव्स इट टू हिम। बी ने प्रॉमिस कर दिया ए को कि हम तुम्हें 50 रुपीज देंगे, तो दिस इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर सी, इलस्ट्रेशन सी किसकी बात कर रहा है? सेकंड पॉइंट की, जिसमें हमने देखा था कि पास्ट वॉलंटरी एक्ट के बारे में बात हो रही थी। तो यहाँ पर हमने रजिस्टर नहीं किया, राइटिंग में नहीं किया, साइन भी नहीं किया, स्टिल दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि यहाँ पे पास्ट वॉलंटरी एक्ट हो रहा है। इलस्ट्रेशन डी सेज दैट ए सपोर्ट्स बीज इन्फेंट सन and B ने promise करा to pay A's expenses in so doing. This is a contract. A owes B rupees 1000, but the debt is barred by limitation act. A ओ करता है B को 1000 रुपीज, लेकिन ये जो डेट है ये लिमिटेशन एक्ट से बाहर हो गया। अब A ने साइन करके, रिटर्न प्रॉमिस करके ये बात कह दी कि वो B को 500 रुपीज पे करेगा ऑन द अकाउंट ऑफ द डेट, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट ये वैलिड हो जाएगा बिकॉज उसने राइटिंग में कर दिया है, साइन कर दिया है। A agrees to sell a horse worth of rupees 1000 for rupees 10. See, 1000 रुपए के घोड़े को वो 10 रुपए में देना चाहता है, तो A की कंसेंट फ्रीली दी गई है यहाँ पर बोला जा रहा है, तो एग्रीमेंट जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर इनएडिकेसी ऑफ कंसिडरेशन है। इनएडिकेसी ऑफ कंसिडरेशन तभी इंपॉर्टेंट है जब हमें ये प्रूव करना है कि उस पर्सन की कंसेंट फ्री नहीं थी जिस पर्सन ने हॉर्स दिया है। Illustration G says that A agree कर जाता है to sell a horse worth rupees 1000 for rupees 10, और A ने डिनाई कर दिया कि ये जो कंसेंट है वो फ्रीली दी गई हो, मतलब ए ये बात कह रहा है कि मुझ पर किसी भी तरह का दबाव डाला गया था तब मैं इस एग्रीमेंट में आया हूँ। तो यहाँ पर इनएडिकेसी ऑफ कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है और कोर्ट शुड टेक इनटू अकाउंट इनटू कंसिडरिंग वेदर और नॉट एज कंसेंट वाज फ्रीली गिवन। सेक्शन 26 इज टॉकिंग अबाउट एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। सी, कोई भी अगर एग्रीमेंट हम बनाते हैं कि हम किसी भी पर्सन को रिस्ट्रेंट कर रहे हैं शादी करने से, तो दैट विल बी अवॉइड। लेकिन हम अगर किसी माइनर के खिलाफ, अगर हम माइनर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या माइनर के खिलाफ एग्रीमेंट कर रहे हैं कि किसी माइनर को हम रिस्ट्रेंट करते हैं शादी करने से, तो वो एग्रीमेंट परफेक्टली वैलिड रहेगा, अदरवाइज वॉइड हो जाएगा। हम किसी भी पर्सन को शादी करने से नहीं रोक सकते हैं। सेक्शन 27 इज टॉकिंग अबाउट द एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। सी, किसी भी पर्सन को हम ट्रेड करने से भी नहीं रोक सकते हैं। अगर हम ये एग्रीमेंट कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है या आप पर्टिकुलर जगह पे या पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तो दैट विल बी अवॉइड एग्रीमेंट। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन दिया हुआ है कि जहां पर गुडविल की बात होती है कंपनी की,
सपोज हमने किसी कंपनी में काम किया, उस कंपनी से हमें जो भी स्किल्स मिली या हमने जो भी वहां से सीखा या जो भी नेटवर्क बनाया है हमने उस जगह से, तो उस कंपनी की ये पॉलिसी हो सकती है या उस कंपनी का जो गुडविल है उस बेसिस पर हमें रिस्ट्रेंट किया जा सकता है कि हम पर्टिकुलर एरिया में कुछ टाइम के लिए जॉब नहीं कर सकते हैं, या पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड हम कुछ टाइम तक वर्क नहीं कर सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो ये गुडविल में आ जाएगा, उस कंपनी की या उस बिजनेस की गुडविल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बात कही जा रही है, तो वो एग्रीमेंट परफेक्टली वैलिड रहेगा इवन इफ वो हमें रिस्ट्रेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। सेक्शन 28 is talking about the agreement in restraint of legal proceeding. See, हम किसी को लीगल प्रोसीडिंग करने से भी नहीं रोक सकते हैं। तो एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी दैट इज रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली, किसी भी पर्सन को अगर हम एब्सोल्युटली रोक रहे हैं उसके राइट को इन्फोर्स करने से कोई कॉन्ट्रैक्ट करके बाय द यूजुअल लीगल प्रोसेस इन द ऑर्डिनरी ट्राइब्यूनल, या फिर उसको लिमिट कर दे रहे हैं विद इन विच ही में दस इन्फोर्स हिज राइट, या फिर अगर हम एक्सटिंग्विश कर रहे हैं उसकी राइट्स को ऑफ एनी पार्टी दैट या डिस्चार्ज कर रहे हैं एनी पार्टी दैट फ्रॉम एनी लाइबिलिटी under or in respect of any contract on expiry of specified period so as to restrict any party from enforcing his right is void to that extent. ए पॉइंट में हमने बोला अगर हम एब्सोल्युटली किसी पर्सन को रिस्ट्रेंट कर रहे हैं उसके राइट्स का इस्तेमाल करने से या फिर उसे किसी कोर्ट में जाके अपना राइट्स मांगने से, और बी पॉइंट में ये बोला गया कि अगर हम किसी भी पर्सन को ये कहते हैं कि ठीक है तुम आज से 10 साल के बाद अपना राइट्स जाके क्लेम कर सकते हो, 10 साल बाद क्या पता उसके पास वो राइट्स रहे ना रहे, क्या पता उसका लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाए, तो इस तरह से उसका हम लीगल प्रोसीडिंग का अधिकार रोक रहे हैं। ये हम अगर करते हैं, हम अगर एग्रीमेंट बनाते हैं इस तरह का कुछ, तो दैट एग्रीमेंट विल बी अवॉइड एग्रीमेंट। लेकिन यहाँ भी कुछ एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है सेविंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर टू आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट दैट में अराइज। हम आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट में भेज सकते हैं किसी भी पर्सन को। See, this section shall not render illegal a contract by which two or more person agree that, अगर दो या दो से ज्यादा पर्सन एग्री कर रहे हैं कि ठीक है अगर हमारे बीच कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम पहले आर्बिट्रेशन कोर्ट जाने वाले हैं या आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल में जाने वाले हैं, तो ये किया जा सकता है। इसे हम इस कैटेगरी में नहीं डाल देंगे कि यहाँ पर एक एग्रीमेंट है जो कि आपकी लीगल प्रोसीडिंग को रिस्ट्रेंट कर रहा है, क्योंकि आपको पहला मौका मिला है आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल में जाने का। Exception to is saying that saving of contract to refer question that have already arisen, या फिर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है इन राइटिंग में कि अगर हम एग्री कर जाते हैं आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल में किसी भी मैटर से रिलेटेड, अब उस मैटर को हमें कोर्ट में नहीं उठाना है जाकर, अगर इस तरह का कोई एग्रीमेंट है दैट एग्रीमेंट इज ऑल्सो वैलिड, क्योंकि आपका जो पॉइंट है वो तो ऑलरेडी आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल में उठाया जा चुका और उस पर आप ऑलरेडी एग्री कर चुके हैं। Exception 3 says that saving of guarantee agreement of the bank or the financial institution, और यहाँ पर बैंकिंग कंपनी, कोरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे की डेफिनेशन दी हुई है। दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। सेक्शन 29 says that agreement void for uncertainty, agreement the meaning of which is not certain or capable of being made certain are void। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि अनसर्टेन है तो दैट विल बी void। Illustration says that A agrees to sell to B 100 tons of oil। A ने एग्री करा कि B को वो 100 टन ऑफ ऑयल देगा, लेकिन पता ही नहीं किस तरह का ऑयल की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगी बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। A agrees to sell to B 100 tons of oil of a specified description। अब सेकंड वाले इलस्ट्रेशन में A ने स्पेसिफाई कर दिया है कि किस तरह का ऑयल वो बेचना चाहता है, तो यहाँ पर कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है जो एग्रीमेंट को वॉइड बना सके। C point says that A who is the dealer in coconut oil only, ए जो है वो सिर्फ कोकोनट ऑयल से डील करता है और उसने एग्री करा बी को कि वो 100 टन ऑफ ऑयल बेचेगा, तो द नेचर ऑफ ए ट्रेड, अब यहाँ पर पता चल रहा है कि वो सिर्फ कोकोनट ऑयल से डील करता था, तो यहाँ पर वो कोकोनट ऑयल ही सेल करने की बात कर रहा होगा, तो यहाँ किसी भी तरह की अनसर्टिनिटी है ही नहीं, तो दिस एग्रीमेंट इज ऑल्सो वैलिड। ए एग्रीज टू सेल टू बी ऑल द ग्रेन्स इन माई ग्रेनरी एट रामगढ़। अब उसने इतने क्लियर वर्ड्स में बोल दिया कि वो अपनी सारी ग्रीनरी जो कि रामगढ़ में उसकी बात कर रहा है, उसको सेल करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर भी कोई अनसर्टिनिटी नहीं है। A agrees to sell to be 1000 mounds of rice at a price to be fixed by C as the price is capable of being made certain। अब यहाँ पर उसने ये बात कही, ए एग्री तो कर गया बी को सेल करने के लिए अपनी 1000 माउंट्स ऑफ राइस जिसका प्राइस सी फिक्स करेगा, तो यहाँ पर भी किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी नहीं है क्योंकि प्राइस तो फिक्स होने ही वाला है बाई सी।
ए एग्रीज टू सेल टू बी, ए यहाँ पर एग्री करता है बी को सेल करने के लिए अपना व्हाइट हॉर्स फॉर 500 रुपीज और ₹1000। अब सी यहाँ पे 500 रुपीज की भी बात हो रही है, 1000 रुपीज की भी बात हो रही है, मतलब यहाँ पे दो प्राइसेस की बात हो रही है, तो ये अनसर्टेन है, इसीलिए ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। तो 29 में हम अनसर्टेनिटी जहां पर भी देखेंगे वैसे एग्रीमेंट्स वॉइड हो जाते हैं। Section 30 is the last section of this chapter and it says that agreement by way of wager void। अगर हम किसी भी तरह का wagering agreement कर रहे हैं तो वो void हो जाता है। Agreement by way of wager are void and no suit shall be brought for recovering anything alleged to be won or any wager। मतलब जहां पर हम बेटिंग करते हैं, बेट लगाते हैं, सट्टा करते हैं, तो वो सारे वेजेस जो होते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट हो जाते हैं, वो वॉइड हो जाते हैं और हम उसमें कभी भी क्लेम नहीं कर सकते हैं जाकर कि हमने इतने पैसे जीते हैं या हमने इतने का बेट लगाया था, अब हम जीत गए, अब हम क्लेम कर रहे हैं। यू कैन नॉट डू दैट। Or entrusted to any person to abide the result of any game or other uncertain event on which any wager is made। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं। पहला एक्सेप्शन है इन फेवर ऑफ सर्टन प्राइसेस फॉर हॉर्स रेसिंग। सी, हॉर्स रेसिंग से रिलेटेड अगर कोई भी वेजर हो रहा है तो दैट विल बी अ valid agreement। This section says that nothing to be deemed to be rendered unlawful, a subscription or contribution or agreement to subscribe or contribute made or entered into for or toward any plate, price or sum of money of the value or amount of 500 rupees or upward। सी, 500 या उससे ज्यादा के प्राइस की बात हो रही है जो कि विनर को दिया जाएगा या विनर्स ऑफ एनी हॉर्स रेस दिया जाएगा, तो ये एग्रीमेंट वैलिड होता है। सेक्शन 294A ऑफ आईपीसी की अगर हम बात करें तो वो भी नहीं इफेक्ट होता है। सेक्शन 294A में लॉटरी ऑफिसर्स की बात करी गई है जो कि एक लीगल तरीके से होता है। और nothing in this section shall be deemed to legalize any transaction connected with the horse racing to which the provision of section 294A of IPC applies। see, 294A में जो भी बात कही गई है, अगर हॉर्स रेसिंग से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसे हम लीगलाइज नहीं कर सकते हैं एज पर सेक्शन 294A ऑफ आईपीसी। ठीक है, सेक्शन 294 ऑफ ए ऑफ आईपीसी सिर्फ इतनी बात कह रहा है कि कोई भी अगर हम लीगल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हॉर्स से रिलेटेड तो कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लीगली वैलिड नहीं कर सकते हैं जो कि प्रोविजन 294A के कॉन्ट्ररी जा रहा हो। ठीक है, आई होप आपको सेक्शन 30 समझ में आ गया होगा। वे ऑफ वेजरिंग की बात हो रही है इसमें, और इसके पहले के भी हमने सारे सेक्शन देख लिए जिसमें वॉइड, कब हम एग्रीमेंट को वॉइड कह सकते हैं, कब हम उसे वैलिड कह सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।